बीरपुर गांव में शारदा और रविंद्र एक दंपति रहते थे। वो बहुत अमीर परिवार से थे, इसीलिए आसपास के क्षेत्र में शारदा का बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा था। ऐसा तक कि शारदा के बिना कोई शुभ अवसर पालन नहीं किया जाता था। उस गांव के लोग उन पर इतना विश्वास करते थे। शारदा का एक बेटा था, नाम था रमेश। रमेश अपनी शिक्षा शहर में ही पूरी करता है और अब नौकरी भी वहीं कर रहा था। एक दिन शारदा अपने पुत्र रमेश को शीघ्र वापस आने का संदेश भेजती है। रमेश वापस आ जाता है। माँ, तुमने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? पिताजी कहाँ हैं? क्या हुआ है? मुझे जल्दी से बताओ। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? इतनी चिंता की बात नहीं है। मुझे बस तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी थी, इसलिए। क्या माँ? कैसी महत्वपूर्ण बात? तुम्हारी शादी ग्राम प्रधान की बेटी से होने वाली है। मैंने वादा कर दिया है, इस सप्ताह में ही तुम्हारी शादी हो सकती है। मुझे पता है मेरी बातों का खंडन तुम नहीं करोगे, तो इसीलिए मैंने वादा कर दिया। अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। माँ, वादा करने से पहले एक बार आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? मुझे अपने बेटे के बारे में नहीं पता है क्या? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाके आराम करो, मुझे बाकी बंदोबस्त भी करनी है। शारदा रमेश की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। माँ से रमेश कुछ कह नहीं पाया, इसीलिए चुपचाप रहा। शारदा का लाया हुआ रिश्ता रमेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस बारे में वो रात भर सोचता रहा, पर अपनी माँ को जाके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन शारदा, रविंद्र, रमेश तीनों बैठ के आयोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अनामिका नाम की एक लड़की आती है। कौन हो तुम? किस तरह की सहायता के लिए यहाँ पर आई हो? आसपास के गांव में आप सभी के लिए न्याय करती है। आप मेरे लिए भी न्याय करेंगी, मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गर्भवती हूँ और जिसने मुझे माँ बनाया है वो अपनी माँ की सुन के दूसरी शादी कर रहा है। आपको न्याय करना पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, न्याय अवश्य होगा। वो कौन है? उस लड़के का नाम शारदा को बताओ, वो उसे नहीं छोड़ेगी। जब तक तुम्हारी शादी उससे ना करा दूं, तब तक चैन से नहीं सोने वाली। मेरे पेट में मेरे बच्चे का पिता आपका बेटा है। उसने मुझसे प्यार किया, फिर धोखा दिया और इस तरह से वो आपके द्वारा चुनी गई शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे साथ न्याय कीजिए। अनामिका की बातें सुन के शारदा की टेंशन बढ़ गई। उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया? उसे बहुत बुरा लगा। बाद में उसने सोचा और फिर अपने बेटे रमेश से जाके बात की। तुम जाके इसी लड़की से शादी करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगे। तुमने अपनी माँ को ही धोखा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे मन में कितनी आशा थी तुम्हें लेकर। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगे। जाओ, उसके गले में हाथ डालो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। रमेश अनामिका से शादी करके उसे घर ले आता है। जब से अनामिका घर पे आई थी, तब से शारदा बहुत दुखी दुखी रहती थी। उसे अपने बेटे की गलती पर बहुत दुख था। कुछ दिन निकल गए, सभी लोग बहुत खुश थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बहू के पेट में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। गर्भवती कहलाने के बाद भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ये देखकर शारदा को संदेह होता है। वो जाके अपनी बहू से चर्चा करती है सारा विस्तार में जानने के लिए। बेटा, महीने तो अच्छे से बीत रहे हैं, पर तुम गर्भवती क्यों नहीं दिख रहे हो? मुझे सच सच बताओ, तुम सच में गर्भवती हो या यह सब कुछ नाटक था? कैसी बात कर रही हैं आप सासू माँ? मुझे कुछ किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के अनामिका चली जाती है। जैसे ही अनामिका वहाँ से चली जाती है, शारदा का संदेह बढ़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका बेटा और बहू दोनों मिलके उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए वो जाती है पूछने के लिए अपने बेटे से। अरे बेटा, तुम मेरे बेटे हो ना? तुम्हें अपनी माँ से झूठ नहीं कहनी चाहिए। सच बताओ मुझे, बहू गर्भवती है या नहीं? बिना डरे हुए सच बताओ। माँ को ऐसा कहते देख रमेश। माँ, जब मैं अपनी नौकरी कर रहा था तो मैं अनामिका से प्यार करने लगा। वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों ने सोचा था आपको इस बारे में कहकर हम दोनों शादी करेंगे। तब तक आपने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी। और उधर अनामिका भी बहुत गरीब परिवार से है माँ। उसके परिवार की तुलना हमसे नहीं हो सकती है। और फिर आप इस शादी को मानती भी नहीं, इसीलिए अनामिका ने ये परिकल्पना दी थी
अगर गर्भवती कहकर हम अभिनय करें तो आप शादी जरूर करा देंगे, ये सोचकर हमने किया था। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मुझसे गलती हो गई। अरे तुमने प्यार के लिए कितना अभिनय किया और अपनी माँ को ही धोखा दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे अनामिका, किधर हो? इधर आओ जरा। हाँ सासू माँ, क्या हुआ? क्यों बुला रही है? हाँ बताइए ना। मेरा बेटा सीधा है, वो नहीं जानता, लेकिन तुमने इस तरह से उसे फंसा लिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम नाटक करोगी। तुम एक इंसान हो। इस आसपास के गांव में मेरा बहुत सम्मान है। तुमने मेरे सारे प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। तुम इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहकर शारदा ने अनामिका को घर से निकाल दिया। अनामिका के साथ साथ रमेश को भी जाना पड़ा। वो शहर में जाके अनामिका के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। शारदा जानती थी कि उसके बेटे का एक संतान है, पर वो कभी मिलने नहीं गई। अचानक एक सड़क दुर्घटना में रमेश की मृत्यु हो जाती है। ये जानने के बाद भी शारदा अनामिका को घर पे कभी नहीं ले आती है। अनामिका अपने बच्चे को अकेले ही देखभाल करती है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, वो भटकते रहती है। एक दिन बच्चा भूखा सो रहा था। बच्चे के भूख को संतुष्ट करने के लिए वो भीख मांगने लगती है। कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी पार्क में बैठ के अनामिका भीख मांगा करती थी। एक दिन शारदा और रविंद्र शहर आते हैं काम के सिलसिले में। उन्होंने अनामिका को देखा भीख मांगते हुए। देखो शारदा, हमारा पोता, हमारी बहू कैसी परिस्थिति में है। हमारा बेटा नहीं रहा, कम से कम हम उसके बेटे का तो देखभाल कर सकते हैं। वो हमारा वंश है, इससे हमें ही पाप मिलेगा। ये सब उनकी किस्मत में नहीं है। अब गुस्सा छोड़ दो शारदा। रविंद्र की बातें सुन के शारदा को अनामिका की परिस्थिति देखकर बहुत बुरा लगता है। आज बहू की ऐसी परिस्थिति होने की वजह वही है। वो अपनी बहू के पास जाती है और माफी मांग लेती है। बेटा अनामिका, मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है। आज तुम्हारी ये परिस्थिति हुई है मेरी वजह से। तुम ऐसे नहीं रह सकती। चलो घर वापस चलो बेटा, चलो। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को अपने घर ले जाती है। बाद में वो बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और अनामिका और अपने पोते को सही सम्मान भी देती है। एक गांव में राधा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। राधा चोरी करके अपनी जीविका चलाया करती थी। राधा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी माँ की हर बात सुनता था और अच्छा बच्चा बन के पढ़ाई लिखाई करता था। राधा ने रमेश को अपनी चोरी के बारे में कभी पता चलने नहीं दिया। उसने रमेश को अच्छा और भला इंसान की तरह पाला पोसा। एक दिन राधा कहती है, बेटा अब तुम बच्चे नहीं रहे, शादी की उम्र हो गई है। सावधान रहना, बुरे लोगों के साथ मत जाना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना। देखना कौन विश्वासघाती है और कौन अच्छा है, कौन प्यार से पेश आ रहा है, तभी खुश रहोगे, समझे ना? ठीक है माँ, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। आप खुशी खुशी घर पे रहिए। बिना किसी परेशानी के अब मैं अच्छे से आपका देखभाल कर सकता हूँ माँ। बहुत खुश हूँ बेटा मैं। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। शाम को घर लौटते वक्त मैं आपके लिए मिठाइयाँ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रमेश जैसे ही काम पर जाता है, राधा बहुत खुश हो जाती है। हर रात रमेश के सोने के बाद राधा निकलती है और चोरी करना शुरू कर देती है। इस तरह चोरी किए हुए सारे पैसे, सोना वो अपने घर के अंडरग्राउंड कमरे में छुपा कर रखा करती थी। इस बारे में उसने रमेश को भी कभी भनक लगने नहीं दी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। राधा के इस तरह की चोरी को लेकर गांव वालों का दिल दहल गया था। ऐसा तक कि पुलिस ने भी अपना सर झुका लिया था। कईयों ने कोशिश की पर राधा की चोरी कभी नहीं पकड़ी गई। ऐसे ही हर दिन चोरी होती रही। फिर एक दिन रमेश ने अनामिका नाम की एक महिला को शादी करके घर ले आया। माँ, ये अनामिका है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि मुझे शादी करके इसे घर ले आना पड़ा। आशा करता हूँ तुम स्वीकार लोगी माँ। अनामिका को देखकर शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आया। बाद में अपने बेटे का चेहरा देखकर वो चुप रही और फिर उन्हें अंदर आने दी।
देखो अनामिका, इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है। तुमको भी वही करना होगा जो मैं कहूँगी, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है इस घर में सुबह से रात के 9 बजे तक तुम कर सकती हो, लेकिन रात के 9 बजे के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती हो। ऐसा तक कि मेरे कमरे में तो ताक झांक बिल्कुल नहीं कर सकती हो। और अगर तुमने मेरी कही हुई बातें को नहीं सुनी तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा तलाक करा दूंगी। इस बात को कान खोल के सुन लो। अनामिका को राधा का इस तरह का वार्निंग पसंद नहीं आया, पर क्योंकि नया नया था इसीलिए लगा कि एडजस्ट कर जाना चाहिए। अनामिका वैसा ही करती है जैसा राधा कहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रमेश हड़बड़ी में घर आया और बहुत चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्यों चिंतित है? जिस बैंक में मैं काम करता हूँ, कल रात सारे पैसे चोरी हो गए अनामिका। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? हर दिन अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आजकल सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस भी चोर को पकड़ नहीं पा रही है। आज पुलिस आई थी बैंक चेक करने के लिए। उन्हें वहां पे हमारे घर का चाबी मिला। फिर पूछने लगे कि ये चाबी यहाँ पर कैसे आई। मैंने कहा शायद मैं भूल गया। तब उन्होंने मुझे छोड़ा। अजी, क्या होता अगर आप जवाब नहीं देते तो? फिर तो और ज्यादा मुसीबत आ जाती हम पर। अगर वो चोर मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी चमड़ी उतार लूंगी और उससे अपना चप्पल बना लूंगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है अनामिका, रात के 9 बजे के बाद ही चोरी होती है। इसलिए रात के 9 बजे के बाद हमें भी जगे रहना चाहिए ताकि हमारे घर किसी दिन रात के वक्त चोरी ना हो जाए। रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका को संदेह होता है। उस रात अनामिका नहीं सोती है। वो रात के 9 बजे के बाद खिड़की से ताक झांक करने लगती है। तभी उसे सासू माँ राधा दिखती है। राधा के हाथ में गहनों का बैग था। अनामिका उनका चुपके से पीछा करने लगती है। आज मैंने 2 केजी सोने चुराए हैं। ये बहुत ही अच्छा सौदा है। अगर हर दिन इसी तरह मैं चोरी करते रही तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी से इसे छुपा दूं, कोई देख ना ले। राधा उन चुराए हुए गहनों को लेकर अंडरग्राउंड चली जाती है। वहां जाके वो छुपाकर फिर वापस लौट आती है। अनामिका ने सासू माँ की सारी हरकतों को देख लेती है और फिर बहुत खुश होती है। अगले दिन एक पुलिस की जीप आके उनके घर के सामने रुकती है। ये देखकर राधा बहुत डर जाती है। तभी उस पुलिस जीप से अनामिका उतर आती है। अनामिका को पुलिस की वर्दी में देखकर राधा बहुत डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम पुलिस वर्दी में क्यों हो? अपनी हरकतों को बंद करो। अपनी गलतियों को मान लो तो मैं आपको जाने दे दूंगी, और अगर नहीं मानी तो पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी चमड़ी उतारूंगी। इतने दिनों से मैं यहाँ पे बस आपका ही पता लगाने आई थी। मैं एक पुलिस हूँ और आपके बेटे को ये बात पता है। इस गांव में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी पता लगाने के लिए। जब तक ना चोर पकड़ लेती तब तक के लिए मैं आपकी बहू बन के थी। कल रात ही मुझे पता चला आप चोर है। अब सब सच सच बताइए। अनामिका के दबाव देने पर राधा ने सारा सच स्वीकार लिया। वो अंडरग्राउंड में छुपाए सारे पैसे और सोने को भी दिखाती है। ये सब देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका के पति को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसकी माँ ही चोर है। बाद में वो अपनी पत्नी अनामिका के इस काम के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करता है। सरकार ने अनामिका के इस अच्छे काम के लिए उसे सोना उपहार में दिया। कुछ दिनों के बाद अपनी गलतियों को स्वीकार लेने की वजह से अनामिका राधा को घर वापस ले आती है। आज के बाद से मैं ये चोरी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे के बचपन से मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसे कैसे पाल पोस के बड़ा करूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। तब से अनामिका, राधा और रमेश खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।